हिंदुस्तान जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता है, विदेशों से आए हुए क्रूर और आतताइयों के द्वारा इस सोने की चिड़िया के परों को कतरा। मंदिरों के विध्वंस, भारतीय योद्धाओं की वीरता, भारत माता के इन सच्चे सपूतों को इतिहास के पन्नों पर वो स्थान नहीं दिया और मुगलों की क्रूरता से भरे अतीत के काले पन्ने। कि अतीत के इन पन्नों को फिर से खोला जाए और हिंदुस्तान का सच्चा इतिहास हिंदुस्तान के समक्ष रखा। देखिए, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये विशेष कार्यक्रम हिंदू वॉरियर। एक बार पेशवा ने अपने छत्रपति शाहूजी महाराज से कहा कि अब समय आ गया है कि इन विदेशियों को भारत से बाहर निकालकर हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति प्राप्त कर लें। इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करेंगे तो शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी और एक बार फिर से मराठा पताका अटक से और कटक तक फहराएगी। छत्रपति शाहूजी ने कहा, आप निश्चित रूप से मराठा पताका को हिमालय के उस पार गाड़ देंगे। आप सचमुच एक योग्य पिता के एक योग्य पुत्र हैं। पेशवा बाजीराव भल्लाल के द्वारा ये जो कथन कहे गए थे, इसमें एक शब्द आता है अटक। और हिंदुस्तान के और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जो चीख चीख कर ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की सीमा अटक तक रही थी। उदाहरण के तौर पर अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के वंशज बीसलदेव चौहान या विग्रहराज चौहान फोर्थ, उनके शासनकाल का एक शिलालेख प्राप्त होता है। दरअसल बीसलदेव चौहान ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा कर वहां पर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। वहीं से बीसलदेव चौहान के शासनकाल का एक शिलालेख प्राप्त होता है। उनके द्वारा उसमें लिखवाया गया कि मैंने आर्य व्रत को मलेच्छों से विहीन कर दिया है, मतलब इस आर्य भूमि को मलेच्छों से रहित कर दिया है। इन मलेच्छों को अटक के उस पार खदेड़ दिया और अपने उत्तराधिकारियों से कहूंगा कि मलेच्छों को अटक के उस पार तक ही सीमित रखें। न केवल यह वाला सोर्स बल्कि और भी बहुत सारे सोर्स हैं जो बार बार हमको यह जानकारी देते हैं कि हिंदुस्तान की सीमा अटक तक रही है। तो पेशवा के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं और फिर विषय को और आगे बढ़ाते हैं। इनका पेशवाई काल रहा सन 1720 से और 1740 ईस्वी तक का। और यह इस देश का दुर्भाग्य है और विडंबना है कि मात्र 40 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अगर इनका जीवन थोड़ा और लंबा होता तो संभवतः हिंदुस्तान का इतिहास कुछ अलग हो सकता था। इनको लड़ाकू पेशवा कहा जाता है, इनको सैनिक पेशवा कहा जाता है, इनको गो ब्राह्मण रक्षक कहा जाता है, मतलब गाय और ब्राह्मणों का रक्षक। इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदू पद पातशाही की स्थापना की थी। जब मराठे दिल्ली पहुंचे, 10 दिन का जो डिस्टेंस था उसको 2 दिन और 1 रात में पूरा किया, बिना रुके, बिना थके, बिना नींद पूरी किए हुए। और हाय तौबा मच गई थी दिल्ली में। मराठे आए तो आए कैसे और कहां से आ गए? तो दिल्ली की तरफ मैं आपको लेकर चलूं, इससे पहले हमको जयपुर की तरफ चलना पड़ेगा ताकि यह पूरा विषय समझ में आ जाए कि मराठे दिल्ली की तरफ क्यों गए। जयपुर चलते हैं। जयपुर के शासक थे सवाई जयसिंह। बात है सन 1735 ईस्वी की और इस समय सवाई जयसिंह मुगलों की ओर से मालवा के सूबेदार थे। दरअसल सवाई जयसिंह 1729 में भी मालवा के सूबेदार रहे थे, लेकिन बाद में इनसे पद छीन लिया गया था क्योंकि मुगलिया दरबार में इनके विरुद्ध षड्यंत्र होते रहते थे। फिर बाद में 1732 ईस्वी में फिर से मालवा का सूबेदार बना दिया था, 1732 से और 1737 ईस्वी के दौरान। तो बात कर रहा हूं मैं 1735 ईस्वी की, जब सवाई जयसिंह मालवा के सूबेदार थे और सवाई जयसिंह को यह समझ में आ गया था कि इस समय मराठों की शक्ति बढ़ रही है और मराठों को ज्यादा दिन तक नहीं रोका जा सकता। तो इसीलिए यह अच्छा होगा कि मराठों और मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के मध्य में एक मध्यस्थता करते हुए एक संधि करवा दी जाए जिससे शांति बनी रहे। तो सवाई जयसिंह ने अपना एक दूत भेजा पेशवा बाजीराव के पास में और यह कहा, आप आइए, मैं आपके और मुगलों के बीच में एक संधि समझौता करवा दूंगा। पेशवा बाजीराव अक्टूबर सन 1735 ईस्वी में पुणे से निकले और राजस्थान में डूंगरपुर, उदयपुर और नाथद्वारा होते हुए अजमेर पहुंच गए। जनवरी 1736 ईस्वी में अजमेर पहुंचे। अजमेर से पहले नाथद्वारा के रास्ते होते हुए गए। नाथद्वारा जो वर्तमान में राजस्थान के राजसमंद जिले में आता है।
नाथ द्वारा अगर कभी आप जाएं तो वहां जाइए, भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर है, उनके दर्शन करिए। और जब दर्शन करें तो इस बात को दिमाग में रखना कि यहां पर ये जो मूर्ति लगी हुई है, इस मूर्ति को मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह के द्वारा स्थापित करवाया गया था। और तब स्थापित करवाया था जब मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा सन 1669 ईस्वी में मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के आदेश दिए गए थे। तो उत्तर प्रदेश से दो मूर्तियां राजपुताना की ओर लाई गई थी। एक तो श्रीनाथ जी की मूर्ति जिनको नाथ द्वारा में स्थापित कराया गया था, और एक द्वारिकाधीश जी की मूर्ति जिसको कांकरोली में स्थापित कराया गया था। कांकरोली जो वर्तमान में राजस्थान के राजसमंद जिले में ही आता है। और इन दोनों मूर्तियों को मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह के द्वारा ही स्थापित कराया गया था। तो इसी नाथ द्वारा से होते हुए पेशवा अजमेर के पास में पहुंचे, और वर्तमान अजमेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव आता है भमोला गांव। वहां पर सवाई जयसिंह और पेशवा के बीच में मुलाकात हुई। दो अलग अलग कैंप लगे, एक मराठा कैंप, एक राजपूतों का कैंप। बीच में एक मंडप बनाया गया, उस मंडप में दोनों एक साथ पहुंचे, गले मिले, और उसके बाद सवाई जयसिंह ने यह प्रयास किए मुगल शासक को कहकर कि मराठों की ये मांगे हैं, ये मान ली जाए। लेकिन वहां पर सवाई जयसिंह का मुगलिया दरबार में इतना पद नहीं बढ़ने दिया जाता था, क्योंकि वहां के जो दरबारी थे वो हमेशा इस षड्यंत्र में रहते थे कि किसी प्रकार से सवाई जयसिंह का पद कम रखा जाए। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने उस स्थिति को नहीं भांपा, नहीं समझा, और केवल यह कहा कि पेशवा को मालवा की उप सूबेदारी दी जाएगी। मालवा के सूबेदार कौन? सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह ठीक है, केवल कहने के तौर पर सूबेदार रह लेंगे, उप सूबेदारी पेशवा को दे दी जाएगी, इसके अतिरिक्त पेशवा की और कोई भी मांग नहीं मानी जाएगी। तो सवाई जयसिंह ने भरसक प्रयास तो किया, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हुआ। पेशवा यहां से नाराज होकर लौटे और मन में यह बात लेकर कि अब जल्दी ही दिल्ली आऊंगा। अब बात आती है वर्ष 1736 ईस्वी के नवंबर के महीने की, और पेशवा ने अपनी सेना तैयार करके पुणे से और दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में रुके ग्वालियर में। ग्वालियर जो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में आता है, वहां पर रुके और वहां से सेना की एक टुकड़ी मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में दोआब के क्षेत्र की ओर भेज दी। दोआब का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में आता है, जमुना और गंगा नदियों के बीच का क्षेत्र आता है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, और उपजाऊ होने की वजह से यहां से मुगलों को बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू भी मिलता था। यहां पर मराठे पहुंचे मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में। लेकिन अवध के जो सूबेदार थे सॉरी, जिनका नाम था सदत खां या सादत खां, सादत खां के नेतृत्व में एक बड़ी फौज 50,000 की फौज यहां पर पहुंची, और मल्हार राव होलकर को अपनी मराठा सेना को वापस लेकर फिर से भागना पड़ा पीछे की ओर। दरअसल स्थिति यह हुई थी, जब दोआब के क्षेत्र पर मराठों का अधिकार हो गया था, तो सदत खां की सेना वहां पहुंच रही थी, और उनकी आरंभिक जो टुकड़ी थी, हरावल दस्ता जिसको कहा जाता था, जो सैनिक सबसे आगे होते थे, सबसे पहले फेस करते थे, उसको हरावल दस्ता कहा जाता था। और हरावल दस्ते में 12,000 के समथिंग सैनिक थे। सादत खां के भतीजे थे जिनका नाम था सफदर जंग। सफदर जंग के द्वारा उन हरावल दस्ते का नेतृत्व किया जा रहा था, और आरंभिक तौर पर मराठों को ऐसा लगा कि सादत खां की सेना में मात्र 12,000 ही सैनिक हैं। लेकिन जब सेना पास आई तो पता चला कि यह संख्या 12,000 नहीं, 50,000 के आसपास है। मराठों को फिर से जमुना नदी पार करके लौटना था। जब मराठे गए थे तो उन्होंने जगह जगह बांस लगाए हुए थे, ताकि जब वापस लौटे तो यह ध्यान रहे कि कहां पर तल कम गहरा है, वहां से पार किया जा सके। लेकिन अब जल्दबाजी में जब भागे तो काफी मराठा सैनिक ऐसे थे जो जमुना नदी में डूब गए। खैर, बहुत बड़ी संख्या में सैनिक वापस आ गए, और ये वापस से पेशवा बाजीराव के पास में ग्वालियर के कैंप में पहुंचे। अब पेशवा बाजीराव को एक खबर मिली कि सादत खां ने मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को पत्र लिखा है, और पत्र लिखकर यह कहा है कि मैंने मराठों को भगा दिया, 2,000 मराठा घुड़सवारों को तो काट दिया, और 2,000 मराठा जो हैं वो डूबकर मर गए। आप चिंता मत करो, मैं मराठों को चंबल के उस पार खदेड़ कराऊंगा। इस प्रकार की बातें चली कि पेशवा अपनी सेना के साथ में भाग चुके हैं, डरकर भाग चुके हैं। अब आगे क्या हुआ, आगे की हमको जानकारी मिलती है पेशवा बाजीराव के एक पत्र से, जो उन्होंने अपने भाई चिम्माजी अप्पा को लिखा था। वहां से हमको जानकारी मिलती है, पेशवा ने जो लिखा वही बात आपको बताता हूं, कि सादत खां ने मुगल शासक और अमीरों को एक झूठा पत्र लिखा है।
पेशवा लिख रहे हैं अपने भाई को। उसने लिखा है कि मैंने मराठों को भगा दिया, मराठे डर के मारे भाग गए, लेकिन उनको यह बताना जरूरी है कि मराठे अभी भी हैं। मैं अब आगे बढ़ूंगा और दिल्ली को तहस नहस करूंगा, यह लिखा उन्होंने अपने भाई को। अब दिक्कत यह थी, लेकिन समझना थोड़ी स्थिति को, कि दिल्ली अगर उनको जाना है तो दिल्ली और ग्वालियर के बीच में है मथुरा, और मथुरा में सादत खां आ चुका है। वहां सादत खां का कैंप लगा हुआ है, उसके सैनिक हैं। इसके अतिरिक्त यहीं पर मोहम्मद खान बंगस और उसकी भी सेना है। इसके अतिरिक्त शमशमुद्दौला की भी सेना यहां पर है, और इसके अतिरिक्त खान दौरान की सेना भी यहां पर है। यानी अगर सबकी सेना को हम संयुक्त कर लें तो यह सेना बहुत बड़ी हो जाती है, 70,000, 80,000, 90,000 के आसपास में। इतनी बड़ी सेना को पार करके पेशवा बाजीराव कैसे दिल्ली की ओर बढ़ेंगे? हालांकि पेशवा बाजीराव के पास में भी सेना थी 50,000 की, लेकिन जब दिल्ली के अंदर एंटर किया तो बड़ी सेना केवल बाहर थी। मात्र 500 घुड़सवारों के साथ में उस दिल्ली को कब्जे में ले लिया था। अब देखो यहां पर पेशवा बाजीराव को दिल्ली जाना है, 10 दिन का रास्ता है, मथुरा से होते हुए जा नहीं सकते, तो अब एक नए रूट का चयन किया, और वो रूट था मेवात के रास्ते। राजस्थान के अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है, ये मेवात कहलाता है, क्योंकि मेव ज्यादातर यहां मेव रहते हैं, इनकी वजह से ये क्षेत्र मेवात कहलाता है। तो यहां के जंगल और पहाड़ों से होते हुए जो 10 दिन का सफर था, पेशवा बाजीराव के द्वारा लगातार मात्र 2 दिन और 1 रात में पूरा कर लिया गया। 2 दिन का मतलब हो गया 1 दिन 1 रात। जब हम बोलते हैं 1 दिन, उसका मतलब होता है दिन प्लस रात। तो 2 दिन और 1 रात में सफर पूरा कर लिया था। इस दौरान मराठे ना तो सोए, ना उन्होंने रुककर कहीं विश्राम किया, और वो दिल्ली पहुंच गए मात्र 2 दिन और 1 रात में। और जब दिल्ली पहुंचे, वहां कालका माता मंदिर है ताल कटोरा के निकट। यह खबर फैली कि मराठे आ गए, और मथुरा में जो बैठे हुए थे सादत खां, मोहम्मद खान बंगस, शमशमुद्दौला, और इसके अतिरिक्त खान दौरान, उनको जानकारी मिली साहब मराठे दिल्ली पहुंच गए। वो चौंक गए, भौचक के रह गए। मराठे दिल्ली पहुंच गए? कैसे पहुंच गए? कहां से पहुंच गए? पता नहीं, पर मराठे दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली में जब मराठे थे तो वहां चारों तरफ यह बात फैल रही थी कि मराठे आ गए, ताल कटोरा के पास में मराठे हैं। उनको जब यह जानकारी मिली, मोहम्मद शाह रंगीला को जब यह जानकारी मिली, तो एक बार इस जानकारी को हंसी में उड़ाया गया। बोले मराठे क्या करेंगे, उधर जो लूटपाट हो रही है, तो मेवात के एरिया की ओर से कुछ लुटेरे आए होंगे, उन्होंने वहां लूटपाट की होगी, मराठे नहीं आए होंगे। लेकिन फिर भी चिंता तो थी, और यह कंफर्म करने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला ने एक व्यक्ति को भिखारी के भेष में वहां पर भेजा। वो व्यक्ति वापस आया आधी रात को, और वहां कैंप से जो जो चीजें मिली थी उसको मोहम्मद शाह रंगीला के सामने पटका। अनाज था, आधी पकी हुई रोटी थी, चने थे, और इसके अतिरिक्त साबुत लाल मिर्च थी। और ये इस बात का प्रमाण थे कि मराठे आ गए, क्योंकि मराठे जब ट्रेवल करते थे तो उनकी खाद्य सामग्री में, खाने के सामान में यही हुआ करते थे। मोहम्मद शाह रंगीला ने 3 दिन तक अपने आप को किले में कैद कर लिया। किले के बाहर जमुना नदी के निकट नावें मंगा ली गई, बोट, कि यहां से निकलकर बादशाह चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मराठे यहां तक आ गए हैं तो मोहम्मद शाह रंगीला को नहीं पता था कि मराठे मथुरा के रास्ते को छोड़कर मेवात के रास्ते से आए। मोहम्मद शाह रंगीला को यह लगा कि अगर मराठे यहां तक पहुंच गए तो इसका मतलब सादत खां और उसकी सेना को पराजित कर दिया गया है, और अगर पराजित कर दिया तो मेरे सामने 2 ही उपाय हैं, या तो मैं अधीनता स्वीकार कर लूं, या यहां से अपनी जान बचाकर भाग लूं। लेकिन उन्हीं के कैंप के कुछ जो सैन्य कमांडर थे, मिलिट्री कमांडर, उसमें से एक अमीर खान ने कहा कि मेरे पास में फौज है 25-30 हजार की, मैं एक डिफेंसिव सिस्टम यहां पर तैयार कर दूंगा। और वो सिस्टम भी एक तैयार किया गया। लेकिन होता है सेना में कुछ ज्यादा अति उत्साही कमांडर भी होते हैं, और उन्हीं में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था मीर हसन कोका। मीर हसन कोका ने कहा क्या डरपोक की तरह तुम यहां रुकोगे, आगे बढ़ो, मेरे साथ आओ। और पेशवा बाजीराव ने ठीक उसी प्रकार से उनको ललचाया जिस प्रकार से अगर एक शेर को पकड़ना है तो एक बकरी बांध दो। पेशवा बाजीराव ने अपने 500 घुड़सवारों को आगे भेजा मुगलों के पास में, और मुगलों को देखते ही वापस पीछे भागने के आदेश थे। वो 500 घुड़सवार पहुंचे, मुगलों की सेना को देखा और वापस उल्टे भागने लगे। मुगलों को लगा पकड़ लो इनको, ये भाग रहे हैं, डर के भाग रहे हैं, और इसका मतलब ये थोड़े से सैनिक है। लेकिन ये नहीं पता था दिल्ली के बाहर हजारों की फौज खड़ी हुई है। अब मीर हसन कोका जब वहां भागा, उनके पीछे पीछे भागा, तो आगे देखकर स्तब्ध रह गया, इतने मराठे यहां पर खड़े हुए हैं। और मीर हसन कोका थोड़ी देर में ही धूल में मिला हुआ था और वहां से भाग गया।
उसने अपने आप को धूल में सान लिया था, अपने चेहरे पर मिट्टी लगा ली थी। और कोई जब उसको कहता था कोका कोका, तो कहता था अरे चुप रहो, मेरा नाम मत लो, अगर मेरा नाम लोगे तो मराठे मेरे को पहचान जाएंगे और मेरे को मार देंगे। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद देखो रास्ता पूरा साफ था और मराठे अगर चाहते तो उस समय दिल्ली पर अधिकार कर लेते। लेकिन हमको आगे की और जानकारी मिलती है पेशवा बाजीराव के एक पत्र से। वहां से पता चलता है कि शाम हो चुकी है, लगभग 4 घंटे का समय। पेशवा बाजीराव ने जो पत्र लिखा वहां से जानकारी मिलती है कि अभी रात होने में लगभग 4 घंटे का समय है और मुझे जानकारी मिली है कि बहादुरपुर से कमरुद्दीन खान अपनी सेना लेकर मेरी ओर आ रहा है और मथुरा की ओर से सादत खां भी अपनी सेना लेकर मेरी ओर आ रहा है। मेरे पास में विश्राम करने का समय नहीं है। अगर मैं यहां रुक गया और विश्राम करने लग गया तो मुगल मुझे चारों ओर से घेर लेंगे और उसके बाद बाजीराव प्रथम अपनी सेना के साथ में रेवाड़ी, कोटपुतली, मनोरपुर होते हुए और यहां से निकल जाते हैं। मराठे यहां से अब निकल चुके थे। मराठे चाहते तो लंबे लड़ सकते थे, लेकिन उनको सप्लाई चेन की जरूरत थी, उनको लगातार भोजन मिलना चाहिए था। फिर साथ ही साथ पीछे से मथुरा की ओर से सादत खां अपनी सेना लेकर और आ रहा था, तो वहां गिरने की संभावना थी। इसीलिए उन्होंने एक अटैक किया। 10 दिन का जो रास्ता था 2 दिन में उन्होंने पूरा किया और दिल्ली में पूरा कोहराम मचाते हुए वहां से फटाफट वापस निकल कर आ गए। अब लेकिन मुगल प्रतिष्ठा की यहां पर धज्जियां उड़ा दी गई थी कि कोई दिल्ली तक आ सकता है। बहुत बड़ी बात थी उस समय, बाद में तो फिर नादिर शाह ही गया था कि कोई दिल्ली तक आ सकता है। और यह समय का देखो कैसा पहिया घुमा कि कभी मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा अपनी कैद में रखा गया था। अब उन्हीं मराठों की वजह से मुगल शासक को स्वयं कैद में रहना पड़ गया था। खैर, मोहम्मद शाह रंगीला ने अब निजाम को बुलाया। निजाम उल मुल्क या आसफजा जिनको कहा जाता है, या चिनकलिज खां जिनको कहा जाता है, निजाम को बुलाया और कहा संसाधन देता हूं, सेना देता हूं, मराठों को पराजित करो। दोनों के हित एक जैसे थे, क्योंकि मराठों से मुगल साम्राज्य को भी खतरा था और हैदराबाद रियासत तो थी ही दक्षिण में, उनको भी खतरा था। निजाम राजी हो गए और निजाम ने वापस दिल्ली से बढ़कर, निजाम पहले हैदराबाद से आए दिल्ली और दिल्ली से बढ़कर वापस अब दक्षिण की तरफ जा रहे थे। पेशवा बाजीराव को यह समाचार मिला कि निजाम बढ़ रहा है बहुत बड़ी सेना लेकर दक्षिण की ओर। पेशवा ने भी अपनी सेना तैयार की और 80,000 की फौज लेकर भारत के उत्तरी भाग की ओर बढ़ चले। दोनों सेनाएं आमने सामने हुई भोपाल में। भोपाल में जहां पर निजाम थे वहां किस प्रकार की स्थिति थी, यह जानकारी हमको पेशवा बाजीराव के एक पत्र से मिलती है। पेशवा बाजीराव यह कहते हैं कि निजाम एक अनुभवी योद्धा है और निजाम के पास में 30 से 40 हजार के आसपास की सेना है। उस समय की बहुत अच्छी जो सैन्य उपकरण हुआ करते थे वो निजाम के पास में है। लेकिन यह मेरी समझ से बाहर है कि निजाम ने अपने आप को भोपाल में क्यों कैद किया हुआ, इतना अनुभवी होने के बावजूद भी। पेशवा बाजीराव ने मराठों को चारों तरफ लगा दिया और भोपाल को सीज कर दिया गया। उनकी जो खाने की सप्लाई चेन थी उसको काट दिया गया। अंदर जो मुगल और संयुक्त सैनिक बैठे हुए थे वो भूखे मरने लग गए, अपने ही जानवरों को काट काट कर खाने लग गए। साथ ही साथ पेशवा के द्वारा देखो एक और रणनीति अपनाई गई। पेशवा को यह पता था कि निजाम को भारत के उत्तरी क्षेत्र से सहायता मिल सकती है, दिल्ली से सहायता मिल सकती है। इसीलिए उनको रोकने के लिए मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में सैनिकों को आगे की ओर भेज दिया। और यह भी पता था कि हैदराबाद में निजाम का जो पुत्र है वो सहायता के लिए आगे आ सकता है। तो इसीलिए दक्षिण में अपने भाई चिम्माजी अप्पा को वहां पर सैनिकों सहित तैयार कर दिया था कि अगर वो आगे बढ़े तो पकड़ लेना, रोक लेना, आगे मत बढ़ने देना। निजाम की भोपाल में ऐसी स्थिति हो गई कि उनके सैनिकों के पास में खाने के दाने तक नहीं थे और मजबूर होकर जनवरी 1738 ईस्वी में निजाम को एक संधि करनी पड़ी। और संधि में क्या मिला जो मराठे चाहते थे। सवाई जयसिंह ने जो प्रयास किया था अब मराठों को वो सारा सब मिला। संधि की शर्तें ये थी, मराठों को मालवा मिला, मराठों को नर्मदा और चंबल नदी के बीच का जो एरिया था वो पूरा एरिया मराठों को मिला। इसके अतिरिक्त यहां युद्ध हर्जाना के तौर पर मुगलों को 50 लाख रुपए की रकम देनी पड़ी। और ऐसा इतिहास में अब पहली बार हुआ था जिसकी वजह से मुगल प्रतिष्ठा तार तार हुई, मुगल प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ा दी गई। मराठों की बहुत जबरदस्त जीत हुई और बहुत बड़ा क्षेत्र मराठों के पास में आ गया।
खैर, इसके 2 वर्ष बाद ही 1740 ईस्वी में पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई, मात्र 40 वर्ष की आयु में। आप सोचो, पेशवा बाजीराव का जीवन काल अगर थोड़ा और लंबा होता तो इस हिंदुस्तान की सीमा कहां तक होती। हिंदू वॉरियर।